हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है पोषण, न्यूट्रिशन, अध्याय 6। तो चलिए इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया के द्वारा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन या आणविक नाइट्रोजन अपेक्षाकृत अक्रिय गैस है और ये अन्य रसायनों से क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन स्थिरीकरण के प्रक्रिया के द्वारा एन ट्रिपल बॉन्ड एन यानी एन का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर नाइट्रोजन परमाणु को फ्री कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है, जिससे यह नाइट्रोजन परमाणु अन्य पदार्थों के साथ यौगिक बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। नाइट्रोजन एक पोषक पदार्थ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह से ये पोषक पदार्थ है। तो हरे पौधों के लिए अगर बात करें तो कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन इन सभी के अलावे नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है पौधों के लिए, क्योंकि पौधों को न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। हरे पौधे वातावरण से नाइट्रोजन का अवशोषण नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया के रूप में करते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका कैसे होती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला जो सूक्ष्म जीव है नीलहरित शैवाल, ये रासायनिक विधि से यानी कार्बनिक और अकार्बनिक स्रोत से नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया आयन में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद लाइकेन के बारे में अगर बात करें तो कुछ लाइकेन जैसे लोबेरिया और पेटीगेरा ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। और जीवाणु के बारे में देखें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम चने, मटर और मूंगफली आदि के जड़ों में रहते हैं और ये जिस स्थान पर रहते हैं वह भाग लेगहीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण गुलाबी रंग हो जाता है। ठीक है, गुलाबी रंग का ये हो जाता है, याद रखिएगा। अन्य कुछ कीट फॉर्न, साइकेडस तथा गुनैरा ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जंतु पादपों की तरह स्वयं भोजन का निर्माण करने में सक्षम नहीं होते हैं और ये अपने वृद्धि, विकास, प्रतिरक्षा और जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों और पौधों पर ये निर्भर रहते हैं। दूसरों पर निर्भरता के कारण ही जंतुओं को परपोषी कहा जाता है, याद रखिएगा। जंतुओं के पोषण के जो प्रकार हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनका प्रकार जो है 3 प्रकार है। भोजन की प्रकृति और जीवों के द्वारा उसे ग्रहण करने के विधि के आधार पर जंतु में निम्नलिखित पोषण के प्रकार जो है पाए जाते हैं, जैसे पूर्ण भोजी पोषण, परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण, याद रखिएगा। सबसे पहले पूर्ण भोजी पोषण क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पूर्ण भोजी पोषण को प्राणी संपोषण भी कहा जाता है और इस विधि में जंतु भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं और यह भोजन पौधों या जंतुओं से प्राप्त किया जाता है पूर्ण भोजी पोषण के अंतर्गत। इसके बाद पूर्ण भोजी पोषण में जीवों के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके उनका पाचन और अवशोषण किया जाता है और पचे हुए भोजन का कोशिकाओं के भीतर स्वांगीकरण होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पूर्ण भोजी पोषण वाले जंतुओं का जो वर्गीकरण है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, पूर्ण भोजी पोषण वाले जंतुओं का जो वर्गीकरण है, पहला है शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, सर्वाहारी और चौथा है अपमार्जक। तो शाकाहारी किसे कहते हैं? तो ऐसे जंतु जो पौधों को, उनके किसी भाग को या उनसे प्राप्त उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, हिरण, घोड़ा आदि। ये मतलब कि पेड़ पौधे अन्न अनाज खाते हैं, यानी ये मांस का भक्षण नहीं करते, मांस नहीं खाते हैं। मांसाहारी ऐसे जंतु जो अन्य जंतुओं का शिकार करके उन्हें अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, लोमड़ी आदि। सर्वाहारी किसे कहते हैं? तो ऐसे जंतु जो पौधों से प्राप्त उत्पादों के साथ साथ जंतुओं को भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मानव क्या करते हैं, ये पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ को भी खाते हैं और जीव जंतुओं को भी खाते हैं, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली आदि, ये सभी सर्वाहारी मतलब प्राणी हैं।
इसके बाद है अपमार्जक, ऐसे जंतु जो मृत जंतुओं को खाकर अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और मृत जंतुओं को खाकर उन्हें सड़ने से बचाने की यह प्रक्रिया अपमार्जन कहलाती है, जैसे सियार, लकड़बाघा, गीद, चील आदि, ये सभी अपमार्जक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, तो देखिए परजीवी पोषण जो है अगर बात करें तो इस प्रकार के पोषण में एक जंतु किसी अन्य जंतु से अस्थायी या अस्थायी संपर्क बना के उससे भोजन प्राप्त करता है। भोजन प्राप्त करने वाले जंतुओं को परजीवी जंतु यानी पैरासाइट्स कहते हैं। जिससे ये भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं, होस्ट कहते हैं। पोषी जंतु के साथ संबंधों के आधार पर परजीवियों को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। पहला बाह्य परजीवी, दूसरा आंतरिक परजीवी, ठीक है, पहला बाह्य परजीवी, दूसरा आंतरिक परजीवी। तो बाह्य परजीवी अगर इसके अंतर्गत बात करें तो ये परजीवी पोषी के शरीर से, जो पोषी के शरीर होते हैं, इनके शरीर के बाहर से या चिपक कर उसका रक्त चूसकर, उसका ब्लड जो है चूसकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं। तो ये परजीवी मतलब कि खुले वातावरण में रहते हैं और ये शरीर के बाहर से ही अपना जो है भोजन ग्रहण करते हैं या उससे चिपक कर ब्लड को जो है चूसते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे जोंक, जू, मच्छर आदि। इसके बाद दूसरा है आंतरिक परजीवी। ये परजीवी पोषी के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे में गोलकृमि, एस्केरिस आदि, ये सभी जो है आंतरिक परजीवी के उदाहरण हैं। तीसरा है मृतोपजीवी पोषण। देखिए मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत कुछ जंतु मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से तरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपना भोजन का जो है अवशोषण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। ये जीव मृतोपजीवी अथवा मृतजीवी कहलाते हैं। मृतोपजीवी को अपघटक भी कहा जाता है क्योंकि ये सड़े हुए जीवों के जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल अणुओं में विघटित करके पर्यावरण में मुक्त कर देते हैं। हरे पेड़ पौधे इन मुक्त अणुओं को ग्रहण करके पुनः जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह चक्र अनवरत चलता रहता है, जैसे जीवाणु, कवक नली के ऊपर कीट, मशरूम, अचार पर लगे सूक्ष्म जीव आदि, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है पूर्णभोजी पोषण के प्रमुख चरण। तो पूर्णभोजी पोषण के जो प्रमुख चरण है, इन चरणों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। तो अंतर्ग्रहण भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को, यानी आहार नाल के माध्यम से भोजन को शरीर में ले जाने की जो प्रक्रिया है, इसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। इसके बाद पाचन क्रिया ठोस अविसरणीय खाद्य पदार्थों के सरल अणुओं और आयनों में विभाजित होने की प्रक्रिया है, जिसे वह अवशोषण योग्य बनकर विसरण या परासरण के द्वारा अमाशय तथा आंतों की श्लेष्म कला में फैली हुई रुधिर कोशिकाओं के द्वारा रक्त में मिलकर ऊतकों तक पहुंच सके। इसके बाद है अवशोषण। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें पचे हुए भोजन को कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित करने का प्रक्रम होता है। इसके बाद स्वांगीकरण, आहार नाल में पचा हुआ भोजन कोशिका के जीव द्रव्य में पहुंचने के बाद इससे प्राप्त पोषक तत्व कोशिका के जीव द्रव्य के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और ऐसी क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। बहिष्करण वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से भोजन को मल के रूप में गुद्दा के माध्यम से त्याग किया जाता है, बहिष्करण कहलाता है, याद रखिएगा। इसके बाद पोषक पदार्थों की कार्यात्मक उपयोगिता। पोषक पदार्थों की कार्यात्मक उपयोगिता जंतुओं की वृद्धि, विकास, ऊर्जा पूर्ति और अनुरक्षण की जटिल प्रक्रिया में विभिन्न पोषक पदार्थों की विशिष्ट कार्यात्मक उपयोगिता होती है और इसी आधार पर पोषक पदार्थों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। पोषक पदार्थ, देखिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके बारे में अगर बात करें तो पोषक पदार्थ ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा। कार्बोहाइड्रेट, वसा जो है ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा यानी एनर्जी प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ हैं। इसके बाद अगर बात करें तो शरीर का निर्माण करने वाले जो पोषक पदार्थ हैं ये प्रोटीन है। प्रोटीन क्या करते हैं? शरीर का निर्माण करने वाले पोषक पदार्थ के रूप में अपना भूमिका अदा करते हैं। और विटामिन, जल तथा खनिज तत्व ये उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पोषक पदार्थ हैं।
और आपका जो खनिज विटामिन है ये प्रतिरक्षी क्षमता वाले पोषक पदार्थ होते हैं। भोजन के जो अवयव हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जीवों के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन विभिन्न पोषक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है, जिन्हें रासायनिक संगठन के आधार पर 7 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में बांटा जाता है। इन सभी को बारी बारी से, इन 7 वर्गों को जो है बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। पोषक पदार्थों का जो रासायनिक संगठन है, पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे और जल। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक, याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पाचन के पश्चात ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को एनर्जी प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, तो याद रखिएगा 1:2:1, यानी 1:2:1 के अनुपात में होता है। कार्बन का जो रेशियो है 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:2:1 है। इसका आधारभूत जो सूत्र है, इसको भी याद रखिएगा। इसका जो फॉर्मूला है CmH2O(n). कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता की 50 से 80% मात्रा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरी की जाती है। तो शरीर की कुल ऊर्जा की जो आवश्यकता है किसके माध्यम से पूरा किया जाता है? लगभग 50 से 80% जो ऊर्जा होता है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरा किया जाता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट घुलनशील जो शर्कराएं हैं तथा अघुलनशील जो मड है इसके रूप में पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट घुलनशील शर्कराओं और अघुलनशील मड के रूप में जो है होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं से कार्बोहाइड्रेट की जो है प्राप्ति होता है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे फल, अंजीर, दूध, पक्के फल, आलू, शकरकंद, चुकंदर, रसीले फल, गन्ना, शलजम, केला, मांस आदि, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार हैं, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के कुछ मतलब कि वर्ग हैं, जैसे टायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। तो मोनोसैकेराइड्स, इनके बारे में अगर बात करें तो मोनोसैकेराइड्स ये सैकेराइड की एकलक इकाई से मिलकर जो है, ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये सैकेराइड की एकलक इकाई से मिलकर निर्मित होते हैं और इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। ये रंगहीन, ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, घुलनशील और क्रिस्टलीय होते हैं। ये सभी कार्बोहाइड्रेट में सर्वाधिक सरल होते हैं। कार्बन अणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड्स निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रायोज, ये 3 कार्बन संख्या वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे में ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड यानी C3H6O3। इसके बाद टेट्रोज, ये 4 कार्बन संख्या वाली शर्करा है, जैसे एरिथ्रोस। इसके बाद पेंटोज, ये 5 पेंटोज यानी 5 कार्बन संख्या वाले कार्बोहाइड्रेट हैं, जिसमें राइबोज एवं डीऑक्सीराइबोज इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, ठीक है। इसके बाद है हेक्सोज। देखिए, जो हेक्सोज हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज हेक्सोज के उदाहरण हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सदैव बराबर होने के कारण इसे ईंधन पदार्थ यानी फ्यूल सब्सटेंसेज तथा रक्त शर्करा कहा जाता है। डी ग्लूकोज जीवों में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली शर्करा है और ऊर्जा के लिए मुख्यतः इसी का जो है ऑक्सीकरण होता है। इसके बाद है बी डाइसैकेराइड।
देखिए, दो मोनोसेकेराइड इकाइयां जल के एक अणु का निष्कासन करके डाइसेकेराइड का निर्माण करती हैं और इनका आधारभूत सूत्र C12H22O11 है। यानी चीनी का जो सूत्र है, शकरा का जो सूत्र है, आपको ध्यान में रखना C12H22O11। इनका जल अवघटन संभव है, जैसे में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि। ये मूल रूप से पौधों में पाए जाते हैं। इसके बाद है पॉलीसेकेराइड्स। सी, पॉलीसेकेराइड जो है यह अनेक मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर निर्मित होते हैं। इनका आधारभूत सूत्र जो है C6 क्या है, C6H11O5 N। ये जल में अघुलनशील होते हैं। पौधों में मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं, जैसे में मंड यानी स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज, काइटिन आदि। ये सभी पौधों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट के जो कार्य हैं इनके बारे में देखेंगे। यह ग्लूकोज के रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट हैं ग्लूकोज के रूप में शरीर को एनर्जी देते हैं और वसा में परिवर्तित होकर संचित भोजन के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए और आरएनए के ये मुख्य घटक होते हैं। शरीर में उपस्थित वसा के लिए आवश्यक ये तत्व हैं तथा शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए प्रोटीन को संरक्षित रखते हैं। सेल्यूलोज के रूप में पदार्थों की या पादपों की जो है कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। जो पादप होते हैं, पदार्थ नहीं, पादप। सेल्यूलोज के रूप में पादपों की कोशिका भित्ति का ये जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ये निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से होने वाले जो विकार हैं क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के कमी या अधिकता से रोग होता है, डिजीज हो जाते हैं। किस प्रकार के होते हैं जो विकार होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शरीर की वजन में वृद्धि या मोटापे से संबंधित जो रोग होता है वो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के कारण ही होता है। यानी जब आप कार्बोहाइड्रेट का आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने लगिएगा तो शरीर के वजन में वृद्धि हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा, और मोटापा से संबंधित जो भी रोग होगा वो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के कारण होगा। और जबकि शरीर के न्यूनतम कार्य करने की दक्षता और शरीर के वजन में भी कमी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने पर होता है। अगर ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा उपयोग करते हैं तो भी नुकसान है। वजन में बढ़ोतरी हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा, मोटापा से संबंधित रोग होने लगेंगे। और आवश्यकता से कम भी अगर प्रयोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं, तो शरीर का वजन में कमी आ जाएगा। ठीक है, शरीर में वीकनेस आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने पर शरीर के जो कार्य करने की दक्षता है इसमें भी कमी आ जाएगी। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए प्रोटीन का उपयोग करने लगता है, जिससे शरीर में क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रोटीन अमीनो अम्ल के जो प्रोटीन है अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, जो पेप्टाइड बंधों के द्वारा, बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल की 20 से अधिक भिन्न भिन्न इकाइयों के द्वारा निर्मित होते हैं, यानी ये विषम बहुलक होते हैं। ये अमीनो अम्ल मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि, शरीर के लिए ऊतकों, शरीर के जो ऊतक हैं, टिश्यूज हैं, अंगों की संरचना और उचित पोषण के लिए ये जो प्रोटीन है बहुत ही आवश्यक है। प्रोटीन के अगर प्रकार के बारे में डिस्कस करें तो संरचना के आधार पर प्रोटीन के 3 प्रकार हैं: सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन मतलब कि इनके बारे में अगर बात करें तो किसे कहते हैं, तो ऐसे प्रोटीन जिनके जल अवघटन से केवल अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, जैसे एल्बुमिनस, जो इसके उदाहरण है सरल प्रोटीन के एल्बुमिनस, हिस्टोन्स और ग्लोबिन्स आदि। संयुग्मी जो प्रोटीन है ये वो प्रोटीन है जिनका संयोजन प्रोटीन का अतिरिक्त अन्य अणुओं से होता है, अदर अणुओं से होता है, जैसे में न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स और फास्फोप्रोटीन्स। व्युत्पन्न प्रोटीन जो है यह प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जल अवघटन से जो है प्राप्त होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। 1938 में प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस किनके द्वारा किया गया। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1938 में जे बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। इससे कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन तत्व विद्यमान होते हैं। प्रोटीन में क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो प्रोटीन शब्द है 1938 में किसने इस शब्द का प्रयोग किया, तो जे बर्जीलियस के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। और इसमें जो प्रोटीन है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तत्व विद्यमान होते हैं। और शरीर का लगभग 15% जो भाग होता है वो प्रोटीन से निर्मित होता है।
सोयाबीन जो है एक गैर पशु प्रोटीन है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो सोयाबीन जो है प्रोटीन से पूरी तरह से भरपूर होता है, गैर पशु प्रोटीन है और इसमें सभी अनिवार्य जो अमीनो अम्ल है ये सोयाबीन में मिल जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रोटीन की कार्य क्या है? प्रोटीन कोशिकाओं के वृद्धि, हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन और उपापचयी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। प्रोटीन का जो फंक्शन है कोशिकाओं का वृद्धि करना, हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन और उपापचयी प्रक्रियाओं में भाग लेना। यह शरीर में अम्ल क्षार यानी एसिड बेस का संतुलन बनाए रखते हैं और एंटीबॉडीज के रूप में शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे एंजाइम, प्रोटीन जो है पहला जो अगर इसके बारे में बात करें तो जो एंजाइम है इसका जो प्रमुख स्वरूप है जैसे जैव उत्प्रेरक, शरीर में निरंतर होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सहायता करते हैं। और परिवहन जो प्रोटीन है इसका जो स्वरूप है यह रक्त के माध्यम से विभिन्न पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तक ले जाता है, परिवहन प्रोटीन। संकुचन जो शील प्रोटीन है, संकुचनशील, ये गति और चालन के लिए मांसपेशियों का संकुचन करते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं? कुछ हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं, ये हार्मोन्स अनेक शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, शारीरिक जो गतिविधियां हैं इनको नियंत्रित करते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन क्या है? तो ये कोशिकाओं और ऊतकों की संरचना में भाग लेते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद रक्षात्मक प्रोटीन, यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। जो रक्षात्मक जो प्रोटीन होते हैं ये शरीर को क्या करते हैं, संक्रमण से लड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, जैसे प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक। प्रोटीन के जो स्रोत हैं दूध है, अंडा है, बादाम, दाल, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली आदि। इसके बाद वसा यानी फैट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक है, लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा यानी कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ध्यान में रखिएगा, लेकिन वसा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है बहुत कम होता है। वसा के माध्यम से शरीर में ऊर्जा की कमी को दूर किया जाता है। वसा के एक अणु का संश्लेषण ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के 3 अणुओं के एस्टर बंध, याद रखिएगा, जो वसा के एक अणु है इनका संश्लेषण ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के 3 अणुओं के एस्टर बंध के द्वारा आपस में जुड़ने से होता है, एस्टर लिंकेज। वसा जल में पूर्णतः मतलब कि अघुलनशील होता है, यानी घुलता नहीं है। तो वसा जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, जल में घुलते नहीं है पूर्ण रूप से, परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम, एसीटोन, एल्कोहल, ईथर, केरोसिन आदि कार्बनिक विलायकों में ये घुलनशील होती हैं, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो वसा के जो प्रकार हैं स्रोत के आधार पर 2 प्रकार हैं। स्रोत के आधार पर वसा के 2 प्रकार हैं, जंतु वसा और वनस्पति वसा। जो जंतु वसा है यह जंतुओं से प्राप्त की जाती है, जैसे दूध, पनीर, अंडा, मछली आदि के रूप में। और वनस्पति जो वसा है यह वनस्पति तेलों से जो है प्राप्त की जाती है, जैसे अखरोट, बादाम, मूंगफली, सरसों तेल, नारियल आदि से। देखिए वसाएं सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। जो फैट्स होता है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल यानी ऑयल कहा जाता है। तो जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर फैट्स जो है ठोस अवस्था में जब तब्दील हो जाता है तो मतलब कि ये या इसके बाद भी ये इस ताप पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर इस ताप पर द्रव अवस्था में ही बना रहे तो उन्हें ऑयल कहा जाता है, तेल कहा जाता है। वसा के जो कार्य हैं क्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। फैक्ट का जो फंक्शन है क्या क्या है, तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने पर आवश्यक ऊर्जा की मात्रा वसा के द्वारा पूर्ण कर लिया जाता है। तो जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाता है तो इसकी पूर्ति कौन करता है, वसा, फैट्स। त्वचा के नीचे एकत्रित वसा तापमय नियंत्रक का कार्य करती है और शरीर के आंतरिक भागों को चोटों से बचाता है और त्वचा के रूखेपन से, ड्राइनेस से यह सुरक्षा जो है प्रदान करता है।
वसा के स्रोत क्या क्या हैं, यानी वसा किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त होता है, तो दूध से, मांस, मछली, मक्खन, मूंगफली का तेल, घी आदि। वसा की कमी से होने वाले जो विकार हैं, जो रोग हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मानव शरीर में वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, त्वचा फटने लगता है, रूखापन हो जाता है, इससे ब्लड निकलने लगता है, वजन में ह्रास हो जाता है, शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, शरीर के ग्रोथ में रुकावट आ जाता है, और इसके विपरीत वसा की अधिकता से शरीर का वजन बढ़ता है। हृदय संबंधी रोग हो जाता है, यानी आवश्यकता से अधिक वसा भी हानिकारक है और आवश्यकता से कम वसा भी हानिकारक है। तो आवश्यकता से अधिक नहीं और आवश्यकता से कम नहीं। तो इसके विपरीत क्या होता है कि वसा की अधिकता से शरीर का वजन जो है, जो वेट होता है शरीर का, वो बढ़ने लगता है, हृदय से संबंधित रोग होने लगते हैं, और इसके बाद जो उच्च रक्तचाप है आदि समस्याएं जो है इनसे होने लगती है और इनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। वसा के जो प्रकार हैं, रासायनिक संयोजन के आधार पर वसा के 3 प्रकार हैं: सरल लिपिड्स, संयुक्त लिपिड्स और व्युत्पन्न लिपिड्स। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो जो संयुक्त लिपिड्स है, कंपाउंड लिपिड्स, इनके 4 प्रकार हैं: फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, मोम और लाइपोप्रोटीन। ठीक है। और व्युत्पन्न लिपिड के 2 प्रकार हैं: टर्पिन्स और आइकोसैनाइड्स। देखिए, जो सरल लिपिड्स है, सिंपल लिपिड्स, ये सरल, उदासीन या विशुद्ध वसाएं होती हैं। इनके अणु अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और प्रत्येक अणु का संश्लेषण ग्लिसरॉल के, याद रखिए, ग्लिसरॉल के एक तथा वसीय अम्लों के 3 अणुओं से ईस्टर बंधों यानी ईस्टर लिंकेज के द्वारा परस्पर जुड़ने से होता है, इसीलिए इन्हें ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। किसी वसा के संयोजन में समान या विभिन्न प्रकार के वसीय अम्लों के अणु भाग ले सकते हैं, इसीलिए वसाएं भी अनेक प्रकार की होती हैं। घी, तेल, चर्बी आदि इनके सामान्य उदाहरण हैं। कुछ वसीय अम्लों में जो कह सकते हैं कि जो वसीय अम्ल होते हैं, इनमें दोहरे यानी डबल बॉन्ड्स होते हैं, जिनके कारण इनमें हाइड्रोजन अणुओं की जितनी संख्या हो सकती है उतनी नहीं होती है। इसीलिए ऐसे वसीय अम्ल और इनसे, याद रखिएगा, ऐसी वसीय अम्ल और इनसे युक्त वसाएं असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड तथा सैचुरेटेड कहलाती हैं। अन्य अगर बात करें तो कहने का मतलब है कि कुछ वसीय जो अम्ल होते हैं ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड्स इनमें लगा रहता है, और जिनके कारण क्या होता है कि हाइड्रोजन अणुओं की जितनी संख्या हो सकती है उतनी नहीं होती है। इसीलिए ऐसे वसीय अम्ल और इनके युक्त वसाएं असंतृप्त तथा अन्य संतृप्त कहलाती हैं। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कहलाती हैं। अधिकांश पादप वसाएं मूंगफली, तिल, सरसों, सूरजमुखी आदि के तेल अनसंतृप्त होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, और ये सदा तरल अवस्था में रहती हैं। इनमें जो है अलग से हाइड्रोजन मिलाकर इनको जो है वनस्पति घी बनाया जाता है। तो इन अन्य मतलब कि सैचुरेटेड जो वसाएं होती हैं, इनमें अलग से हाइड्रोजन को मिलाकर वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। देखिए, अधिकांश जो जंतु वसाएं हैं ये संतृप्त होती हैं। क्यों संतृप्त होती हैं? क्योंकि इनमें दोहरे बंध वाले वसीय अम्ल नहीं होते। तो घी, चर्बी, मक्खन आदि ये सभी संतृप्त होते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए ये जाड़ों में ठोस या अर्ध ठोस हो जाती हैं और भोजन में इनकी लगातार प्रयोग से, लगातार अधिकता से जो है एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसका नाम याद रखिएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। वसाओं के विखंडन से भी ऊर्जा जो है मुक्त होती है और इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स के तुलना में दुगुनी से कुछ अधिक ऊर्जा जो है मुक्त करती है। शरीर में अवशोषित होने वाले सभी पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। इनका अधिकांश भंडारण विशिष्ट वसीय ऊतकों में होता है। आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा के लिए संचित भोजन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अधिकांश पादप वसाओं में असंतृप्त वसीय अम्लों की अधिकता होती है। इनके गलनांक कम होते हैं, इसीलिए सामान्य ताप पर ये तरल बनी रहती हैं। सामान्य ताप मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये तरल बनी रहती हैं और इन्हें तेल कहा जाता है। सरसों, तिल, सूरजमुखी, जैतून, कुसुम, सोयाबीन, तोरियां, मक्का, मूंगफली, बिनौले
अलसी आदि के तेल में ऐसे ही वसाएं होती हैं और इनका पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है। संतृप्त वसाओं की अधिकता के कारण कुछ पादप वसाओं का गलनांक अधिक होता है, जैसे नारियल का तेल, इसीलिए ये वसाएं कम ताप पर ही क्या होते हैं, जम जाते हैं। ध्यान में रखिएगा। घी तथा पशुओं की चर्बी जंतु वसाएं, घी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, घी और पशुओं की जो चर्बी होता है ये जंतु वसाएं होती हैं और संतृप्त वसीय अम्लों की अधिकता के कारण इनका गलनांक अधिक होता है, जिसके कारण ये सामान्य ताप में अर्ध ठोस स्नेही अवस्था में बनी रहती हैं। इनका पाचन अपेक्षाकृत कठिन होता है। ठीक है, इन्हें कठोर वसाएं भी कहते हैं, हार्ड फैट्स भी कहते हैं। कुछ जंतु वसाओं का गलनांक जैसे मछली का तेल असंतृप्त वसीय अम्लों की अधिकता के कारण कम होता है, जिससे ये कम ताप पर भी तरल बनी रहती हैं। देखिए, तनु कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के द्वारा वसाओं का जल अपघटन करने पर ग्लिसरॉल अलग हो जाता है। साबुन के रूप में वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण बन जाते हैं, इससे वसाओं का साबुनीकरण कहते हैं। पादप वसाओं के हाइड्रोजनीकरण से इनके वसीय अम्लों के दोहरे बंध यानी डबल बॉन्ड समाप्त हो जाते हैं और जिससे वनस्पति घी में इनका परिवर्तन हो जाता है। वसा प्रधान भोजन वायु में अधिक समय खुला रहे तो वायु की ऑक्सीजन से जो है वसाओं की अभिक्रिया के फलस्वरूप भोजन विकृत गंधी, रैंसिड या दुर्गंध युक्त या खट्टा हो जाता है। मनुष्य और अन्य स्तनियों में प्रमुख वसा भंडारण त्वचा के ठीक नीचे एक वसा लेयर होता है, वसा स्तर के रूप में होता है, जिसे याद रखिए पेनिकुलस एडिपोस कहते हैं। तो भंडारण, जो वसा का भंडारण होता है वो त्वचा के ठीक नीचे के एक वसा स्तर या वसा लेयर के रूप में होता है और इसे पेनिकुलस एडिपोस कहते हैं। दूसरा है संयुक्त लिपिड्स, इसके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त लिपिड्स क्या है? कंपाउंड लिपिड्स। संयुक्त लिपिड्स वसीय अम्लों, एल्कोहलों और कुछ अन्य पदार्थों के या अन्य पदार्थों से बने यौगिक हैं। क्रियात्मक रूप से ये संरचनात्मक लिपिड्स होते हैं, जैसे जैव अगर बात करें ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स की रचना में भाग लेते हैं और इस श्रेणी के वसीय पदार्थ फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, मोम और लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। फास्फोलिपिड जो होता है कोशिका झिल्ली तथा अन्य झिल्ली नुमा कोशिकीय अंगों की रचना और कार्यकी में भाग लेते हैं। लिसाइथिन नामक फास्फोलिपिड तंत्रिका, ऊतकों, यकृत कोशिकाओं और अंडपित्त पेशीय आदि में पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये सभी कोशिकाओं की कोशिका कला के बाहरी सतह पर पाए जाते हैं और जो वैक्स होता है यानी मोम, एक अणु में एक वसीय अम्ल का अणु एक एल्कोहल के अणु से जुड़ जाता है। ये सामान्य वसाओं से भी अधिक जो है जल रोधक होते हैं और सेव, नाशपाती तथा विभिन्न कीटों और याद रखिएगा जंतुओं के शरीर, बालों आदि पर मोम का हल्का जल रोधक आवरण होता है। लाइपोप्रोटीन्स प्रोटीन्स अणुओं से जुड़ी सामान्य वसाएं होती हैं और रुधिर में वसाओं का जो है संचरण इसी रूप में होता है। रुधिर में कोलेस्ट्रॉल अन्य प्रमुख लिपिड्स के साथ ऐसी छोटी छोटी गोल बूंदों के रूप में संचरित होता है जिन पर प्रोटीन्स का आवरण होता है और इन बूंदों को लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, लघु घनत्व लाइपोप्रोटीन्स और दीर्घ घनत्व लाइपोप्रोटीन्स। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एलडीएल में लगभग जो है 5% और एचडीएल में लगभग 20% होती है। एलडीएल रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने और एचडीएल इसे घटाने का काम करती है। इसके बाद है व्युत्पन्न लिपिड्स। देखिए व्युत्पन्न लिपिड्स जो है ये लिपिड उपापचय के दौरान बनने वाले विविध पदार्थों से व्युत्पन्न विशेष प्रकार के लिपिड सदृश यौगिक होते हैं और ये दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित हैं, टर्पेन्स और आइकोसाइनाइड्स। टर्पेन्स क्या है? तो देखिए एसिटिल सह एंजाइम्स ए के संघनन से एक 5 कार्बनीय हाइड्रोकार्बन का अणु बनता है जिसे आइसोप्रीन कहते हैं। आइसोप्रीन अणु अनेक विभिन्न प्रकार के जैव अणुओं का जो है मतलब पूर्ववर्ती होता है जिन्हें टर्पिन्स या टर्पिनाइड्स या आइसोप्रीनाइड्स कहते हैं। विविध टर्पिन्स के संश्लेषण में आइसोप्रीन के 2 या अधिक अणु भाग लेते हैं और स्टेरॉयड पदार्थ, वसा में घुलनशील विटामिन, कई प्रकार के वर्णक पदार्थ तथा पादपों के गंध पदार्थ में टर्पिन्स उपस्थित होता है। देखिए स्टेरॉयड्स, इसके बारे में अगर बात करें तो ये वसा में घुलनशील ऐसे लिपिड्स पदार्थ होते हैं
जिनमें वसीय अम्ल नहीं होते हैं। जंतुओं में कोलेस्ट्रॉल नामक एस्टेरॉयड व्यापक रूप से जो है पाया जाता है। आजकल कई औषधि निर्माता पुरुष हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन से मिलते जुलते ऐसे कृत्रिम एस्टेरॉयड पदार्थ बना रहे हैं जिनके उपयोग से पेशियां और अस्थियों का विकास और शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। प्रतियोगिताओं को जीतने के लिए विश्व स्तर के खिलाड़ी इन एस्टेरॉयड्स का प्राय जो है अवैध उपयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा आइकोसेनाइड्स। आइकोसेनाइड्स क्या है? लाइनोलिक तथा लाइनोलिनिक नाम के दो वसीय अम्ल मनुष्य तथा अन्य स्तनियों के लिए अनिवार्य होते हैं और ये केवल भोजन से ही प्राप्त होते हैं। इनमें से लाइनोलिक अम्ल का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे एरिकोडोनिक नाम के वसीय अम्ल का संश्लेषण किया जाता है। एरिकोडोनिक अम्ल से निम्नलिखित 3 प्रकार के आइकोसेनाइड्स बनते हैं। पहला है, याद रखिएगा, थ्रोम्बोक्सेंस। ये रुधिर की प्लेटलेट्स में निर्मित होकर स्रावित होते हैं और रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। दूसरा है ल्यूकोट्रिन्स। ये श्वेत रुधिर कणिकाओं ल्यूकोसाइट्स में बनकर स्रावित होते हैं और वायु नलियों की दीवार की पेशियों में संकुचन को प्रेरित करके श्वास क्रिया में ये सहायता करते हैं और इनकी अधिकता से दमा हो सकता है। तीसरा है प्रोस्टैग, याद रखिएगा, प्रोस्टैग्लैंडिन्स। ये शुक्राणु जो प्रोस्टैग्लैंडिन्स है ये शुक्राणु स्त्रियों की रज तथा यानी जो मेंस्ट्रुअल जो फ्लूइड होता है इनमें तथा कई उत्तकों के उत्तक द्रव में ये स्रावित होते हैं और चक्रीय एएमपी के बनने, रजोधर्म और प्रसव के समय गर्भाशय के पेशियों के संकुचन, सोने जागने, शरीर ताप को बढ़ाने या प्रसव पीड़ा आदि प्रक्रियाओं में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए विटामिन को नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। यहाँ तक के लिए जो है आज का जो सेशन है यहीं तक के लिए है और आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।